हाँ जी, सभी साथियों का फैम कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत। मैं आपका एसआर और आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो लेके आ चुके हैं कलाम की। तो ये जो हमने साइकोलॉजी का कुछ 27 क्वेश्चन थे जो हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं कवर। अब आज जितने हमसे होंगे वो आज करेंगे अपन, फिर कल करेंगे, ऐसे करके जो है हम सीरीज से साइकोलॉजी की कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद में एक वीडियो आएगा वर्ल्ड जियोग्राफी के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग भी आ सकता है, जो हमें ईजी वे में लगेगा पहले कि हमें ये पढ़ाना चाहिए, वो हम पढ़ा देंगे। तो उसके बाद जो है आपकी मतलब जैसे जीके के और सब्जेक्ट बच जाते हैं उनका जो है होता रहेगा, टेस्ट सीरीज उनकी आती रहेगी कलाम एकेडमी की। तो एक बात मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट यहाँ से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किससे, साइंस मैथ से, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक तो साइंस सब्जेक्ट से और एक मैथ सब्जेक्ट से। पहली बात तो जीके तो है, वो तो मैं यहाँ पे चल ही रही है टेस्ट सीरीज अपनी, वो अपनी नहीं है, मतलब कलाम एकेडमी की है, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है मैथ की और साइंस की बात आती है सब्जेक्ट की। और एसएसटी की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। तो एसएसटी में ये नहीं, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जीके तो ये है ही। एससी साइंस और मैथ में, इनके मैथ के और साइंस के नोट्स अपने पास है हैंड रिटन कलाम एकेडमी के। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, 7877645846, इस पे व्हाट्सएप कर लेना। या अब नंबर आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अपने चैनल का अबाउट खोलोगे वहाँ पे सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद अपन स्टार्ट करें अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आता है, स्किनर के अनुसार वह जीव जो प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है कहलाता है। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा पुनर्बलन होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, और मेनली ये दो पुनर्बलन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक और द्वितीय धनात्मक। प्राथमिक तो आपका होता है नेचुरल, या जिसे आप जैविक कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका होता है अर्जित, अपरजित करते हैं, तो ये होता है द्वितीयक और ये होता है जैविक। तो यहाँ पे जीव को प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल है जो वो मिल रहे हैं, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुबंधन में क्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती हैं और ऐच्छिक होती हैं। जो क्रियाएं ऐच्छिक होती हैं उन्हें नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है। और एसआर अनुबंधन थ्योरी जो है वो किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। और एक और आता है आरएस किसने दी थी, एसआर और आरएस डबल ओ मतलब है, तो आरएस आपकी दी थी स्किनर ने, ठीक है। स्किनर यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप वर्ड से याद रखनी आपको जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, बताओ व्यवहारवाद से कौन सा संबंधित नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, वाटसन जो है आपके, वो बिल्कुल व्यवहारवाद थ्योरी से संबंधित है। स्किनर भी आपके व्यवहारवाद थ्योरी से संबंधित है। बात करें किसकी, बात करें हल की, यानी क्लार्क हल, ये भी बिल्कुल व्यवहारवाद से संबंधित हैं। तो जो रह गया वो नहीं है, फ्राइड नहीं है। ओके, तो अब बात आती है कि फ्राइड अगर नहीं है इसके तो फ्राइड है किसके। फ्राइड है मनोविश्लेषणात्मक वाद, ठीक है, इसके हैं। और ये आपको 31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो फ्राइड इसके हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक मिनट, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आईपी पावलोव एक रूसी थे, क्या थे रूसी पावलोव, बताओ भाई, पावलोव क्या थे, कमेंट में आंसर दिया करो मुझसे पहले, ताकि आपको समझ आए कि मैंने सही किया था या गलत किया था क्वेश्चन। पावलोव क्या थे भाई, बताओ, पावलोव क्या थे। पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, शरीर वैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषणात्मक संरचनावादी। अब मनोविश्लेषणात्मक मैंने बता दिया फ्राइड थे, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से कट हो जाता है। संरचनावादी बिल्कुल नहीं थे, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं थे, शरीर के वैज्ञानिक थे,
तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी पावलाव की। ओके, फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निर्मितवादी अधिगम से संबंधित है। निर्मितवादी अधिगम कौन सा है, ये कल मैंने बताया था आपको, अगर आपने क्लास ली हो तो। ठीक है, 32 नंबर में क्या सही होगा, अनुकरण सिद्धांत सही होगा, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सही होगा, स्किनर का सिद्धांत सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, मैं आपके लिए काट देता हूँ। अब इन तीनों में से आप कमेंट करो क्या सही होगा। देखो, सोचो अपने मन में, फिर मैं बताता हूँ। अनुकरण सिद्धांत, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका, कौन सा होगा, बताओ बताओ जल्दी। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये निर्मितवाद सिद्धांत है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, ये जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें समझ आता है आपको कि कौन सा निर्मितवाद है, कौन सा मनोविश्लेषणात्मकवाद है। मतलब ये जो वैज्ञानिक्स हैं, इनकी बुक्स है, ये आपको याद करनी पड़ती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में नहीं है, बताओ। कौन सा जो है वो अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। पहले तो हमें अध्यापक की भूमिका देखनी है इस चीज़ में, उसके संदर्भ में जो हमें ठीक नहीं लगेगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतक हेतु पोषित करने में सहायता करता है। मतलब आप स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं किसी क्वेश्चन पर, आपको अध्यापक फोर्स नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बिल्कुल राइट है, अध्यापक ऐसा नहीं चाहेगा। सही नहीं है वो बताना है, तो ये सही है, तो सही नहीं है वो अपने को डिसाइड करना है। अध्यापक प्रमाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है, यानी सीखने की परिस्थितियां जो है प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, रटन प्रणाली पे जोर नहीं देता। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है, बिल्कुल करता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। क्यों करेगा भाई जटिल, वो आपको इजी से इजी जो वातावरण है वो प्रदान करेगा अधिगम का। तो ये बात जो है वो अध्यापक के संदर्भ में यहाँ पे गलत हो जाती है। तो इसमें 33वें में चौथा ऑप्शन राइट है। रॉबर्ट गेने के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो बताओ, विश्लेषण, तर्क और चिंतन की आवश्यकता, बेटा कमेंट करना है। कमेंट करके आपको यहाँ पे अपना आंसर देखना है सही है या नहीं। रॉबर्ट गेने के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो पहला आता है संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, और उसके बाद आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, सांकेतिक अधिगम। तो सांकेतिक अधिगम मतलब संकेत, विश्लेषण, तर्क और चिंतन का सवाल पैदा होता है जहाँ पे। तो हम तर्क और चिंतन क्यों करते हैं, जैसे आपके लिए पास ये क्वेश्चन है, मैं सीधी बात देता हूँ, ये क्वेश्चन है, आप इस पे सोच विचार रहे हो, क्यों क्यों सोच विचार रहे हो, क्योंकि ये समस्या है आपके सामने और इसका आपको आंसर चाहिए। तो आपको विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता है। तो जब मैंने बता दिया, मैंने नाम ले दिया, तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब समस्या उत्पन्न होती है तब हमें तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है, रोबोट गेने के अनुसार। तो यहाँ पे जो समस्या समाधान अधिगम है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी आपको समस्या दिखी, आपने उसका समाधान करने के लिए अधिगम किया, यानी सीखा वो चीज़, विश्लेषण, तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 34 नंबर में। अब बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण के समान तत्वों के सिद्धांत को किसने दिया। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया बताओ। स्किनर, वाइगोत्स्की, थांडोइक, कॉलर, स्किनर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में बताना है बेटा, उसके बाद अपन देखेंगे आगे। ठीक है, देखो समान तत्वों का सिद्धांत दिया था थांडोइक ने, और ये सबको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि थांडोइक जो है वो, मेरे हिसाब से स्किनर और थांडोइक है ना, ये सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं इसमें, साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा। तो थांडोइक का आपको एक एक चीज़ याद रखना है, एक ही मनोवैज्ञानिक बता रहा हूँ मैं ज़्यादातर। थांडोइक है ना, जब मनोविज्ञान स्टार्ट होती है वहाँ से लेके अंत तक आपको ये वैज्ञानिक मिलेगा थांडोइक। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, इसकी हर चीज़ याद कर लेना। ठीक है, थांडोइक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो क्या कहता है, ये अधिगम स्थानांतरण जो मैंने है वो कल भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, यानी उसका
जो पूर्व अधिगम है वो नई परिस्थितियों के लिए 0 होता है। ठीक है, 0 मतलब न्यूट्रल रहता है वो। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा जब मैंने बता ही दिया। अब आता है, पहले कमेंट करो, फिर भी किसी को नहीं पता तो क्या पता कोई ऐसा महानुभाव हो जिसे अभी भी नहीं पता चला कौन सा आंसर है। तो चलो हम नीचे शुरुआत करते हैं। अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी अधिगम का कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, इसमें 0 इफेक्ट है, मैंने बताया। अधिगम का धनात्मक, बिल्कुल धनात्मक भी नहीं है। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, बिल्कुल ये भी नहीं है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि आपका जो पूर्व का अधिगम है वो नई परिस्थिति को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका 0 होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। पहला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है? बताओ, कमेंट करो बेटा जल्दी जल्दी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है? मानसिक अनुशासन, तथ्यों की विशुद्धता, समरूप तत्व, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। बताओ कौन सा सिद्धांत अंतरण में सहायक नहीं है? तो एक चीज बता देता हूँ मैं, इसमें कौन सा नहीं होगा, वो होगा मानसिक अनुशासन। बिल्कुल ये अधिगम सिद्धांत में आता है अंतरण में। तथ्यों की विशुद्धता नहीं आएगा बेटा, तथ्यों की शुद्धता आएगा। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता, विशुद्धता यहाँ पे नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर समरूप तत्व, हाँ बिल्कुल। अर्थपूर्ण सामान्यीकरण, बिल्कुल होना चाहिए अर्थपूर्ण अधिगम, समरूप तत्व होने चाहिए। विशुद्धता का मतलब नहीं है यहाँ पे। अब विशुद्धता और शुद्धता, ठीक है, प्योरिटी। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अधिगम अंतरण में सहायक नहीं है तथ्यों की शुद्धता, हाँ सही है। आगे आता है 38, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्म संप्रत्यय का निर्माण अधिगम है? बताओ। अब ये परिभाषा पूछी गई है, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक ने मत दिया कि आत्म संप्रत्यय का निर्माण अधिगम है, तो वो अधिगम की परिभाषाएं हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। और मैं इसमें जो है सीधा सीधा आंसर आपको टिक कर देता हूँ, कोल्स रोजर्स की ये परिभाषा है, क्योंकि ये आपका रटन प्रणाली पे जोर देता है, साइकोलॉजी भी, क्योंकि रटना ही पड़ेगा यार। साइकोलॉजी जिसने भी सब्जेक्ट बनाया है ना, उसने ये तो बना दिया कि ये मतलब मन मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितनी तुम लोगों ने परिभाषा बना रखी है ना, वो रटन प्रणाली पे ही जोर देता है कि आपको रटना नहीं है, अधिगम ये है, अधिगम सीखने को कहते हैं, रटन प्रणाली नहीं है। अरे यार, तुम्हारी जितनी परिभाषाएं हैं वो रटन प्रणाली है, और क्या है। तो ये रटना ही है, पता नहीं किस आधार पे सब्जेक्ट बना दिया और किस आधार पे इसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी और इसको लगा दिया। अब इसको पढ़ के कोई बोल दिया मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्या खाक का साइकोलॉजिस्ट है यार, क्या है, क्या कर लोगे तुम इसको पढ़ के? ठीक है, बस वही है, एग्जाम पास करना है और अपन को पढ़नी है, रट्टा मारना है। बाकी साइकोलॉजी से मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं इसका, जितनी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं फालतू बेकार है, कोई चीज़ नहीं है। एक हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, सब्जेक्ट बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ इसमें कर सकते थे कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनमें से जिसकी परिभाषा बेस्ट हो उसको रखा जाए, बाकी को निरस्त कर दिया जाए, ये होना चाहिए था। पता नहीं अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ब्रुनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। ब्रुनर का रचनावादी सिद्धांत है यहाँ पे, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है? बताओ बताओ बेटा, यहाँ पे वो कहलाता है बेटा, मैं बता देता हूँ, ज्ञान की रचना। अगर शब्द आपको मिले कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान की रचना करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बेटा अन्वेषण। ठीक है, तो आपको जहां भी अन्वेषण दिखे वहां टिक कर दो ये। ओके, रचनावाद के बारे में 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ बताओ वही बेटा, कौन सा सत्य है यहाँ पे? अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम निष्क्रिय होता है, शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण।
सॉरी गाइस, कॉल आ गया। हाँ जी, रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनावाद क्या है भाई, बताओ। अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है रचनावाद? बिल्कुल नहीं है। अधिगम अनुभव आधारित है? हाँ, हो सकता है। अधिगम निष्क्रिय होता है? बिल्कुल गलत है, निष्क्रिय नहीं होता। और शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं? शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता है इसमें सीखना होता है बालक द्वारा। ठीक है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, अधिगम अनुभव आधारित है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अधिगम मतलब सीखना है। हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, जिससे अपने एक कहावत है कि जो ठोकर खाएंगे तभी अकल आएगी। तो वो चीज़ जब वो अनुभव हो जाता है तभी अकल आती है। तो ये चीज़ है। और ये आपका जो है इसमें 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज अपन बेटा इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो पार्ट 3 कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। शेयर की कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी हो तो करें वरना नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।